आज की इस गहन चर्चा में मतलब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने वाले, वो प्रतिष्ठित वर्दी हासिल करने वाले छात्र और हर बार कुछ अंकों से असफल रह जाने वाले छात्र के बीच आखिर सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। बिल्कुल। जब रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर आती है तो कुछ रोल नंबर वहां होते हैं और लाखों नहीं होते। अक्सर ये मान लिया जाता है कि शायद ये किसी महंगी कोचिंग का कमाल है या किसी बहुत ही गुप्त किताब का नतीजा है जो सिर्फ टॉपर्स को पता होती है। जो कि सच नहीं है। एकदम सच नहीं है। अगर गहराई से देखा जाए तो सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इसका जवाब कोई किताब, कोई नोट्स या कोई दिल्ली मुंबई का बड़ा कोचिंग सेंटर नहीं है, बल्कि वो है जिसे हम माइंडसेट या मानसिकता कहते हैं। बिल्कुल, माइंडसेट। माइंडसेट ही किसी भी परीक्षा की तैयारी में सफलता का सबसे बड़ा और अचूक हथियार होता है। आज के इस सत्र में हमारे पास द 3 पिलर्स ऑफ स्टूडेंट सक्सेस यानी छात्रों की सफलता के 3 स्तंभ नामक एक बेहद शानदार स्रोत है। ये बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। हाँ, और इसी स्रोत से लिए गए महत्वपूर्ण अंशों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हम समझेंगे कि एक सफल एस्पिरेंट का दिमाग वास्तव में काम कैसे करता है। सही कहा। और आज का हमारा मिशन भी यही है। आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य उन 3 विशिष्ट विचारों, उन 3 थॉट्स को डिकोड करना है जो किसी भी साधारण छात्र की पूरी दिशा बदल सकते हैं। दिशा बदल सकते हैं मतलब पूरी की पूरी तैयारी का नजरिया ही बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ विचार नहीं है, बल्कि ये वो मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं जो एक आम एस्पिरेंट को एक बेहतरीन और सफल उम्मीदवार में तब्दील कर देते हैं। सही बात है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से गंभीर होता है तो पूरी तैयारी का नजरिया इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका होता है। आज हम इसी बात के तहत जाएंगे कि सफलता केवल तथ्यों को रट लेने या ज्ञान का भंडार होने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को हासिल करने के पीछे की रोजमर्रा की सोच और उस प्रक्रिया में छिपी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस स्रोत में जो पहला स्तंभ या पहला विचार दिया गया है वो सीधे सीधे निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी पर प्रहार करता है। निरंतरता, जो कि सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल। स्रोत का पहला विचार कहता है कि आज की निरंतरता कल सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब देखिए, इसे एक छात्र के दैनिक जीवन से जोड़कर देखते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकल उदाहरण बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही आम दर्द है कि जब कोई लगातार 8-8 घंटे अपनी डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करता है तो कुछ हफ्तों बाद एक ऐसा दिन आता है जब सुबह उठकर लगता है कि बस और नहीं। हाँ, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। बिल्कुल। कई बार शाम तक ऐसा महसूस होने लगता है कि दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया है। ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा है या फिर सिलेबस इतना बड़ा है कि ये एक समंदर की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। और शुरुआत में तो बहुत जोश होता है। अरे शुरुआत में तो लगता है कि सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन हर दिन वो मोटिवेशन महसूस नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब पढ़ने बैठना हो तो अचानक से याद आता है कि अरे कमरे की सफाई करनी बहुत जरूरी है, या डेस्क को व्यवस्थित करना है, किताबों को रंग के हिसाब से लगाना है। हाँ, दिमाग हमें उस पढ़ाई से भटकाने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां अधिकतर एस्पिरेंट्स हार मान लेते हैं। एकदम सही कहा। ये भागने की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का एक बड़ा हिस्सा है और यहीं पर यह पहला विचार सबसे ज्यादा काम आता है। जब हम सफलता के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। किस तरह की गलतफहमी? अक्सर ये माना जाता है कि सफलता किसी एक दिन अचानक एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर 15 घंटे पढ़ लेने में छिपी है। हाँ, वो रातों रात वाला जोश। बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। असल सफलता हर दिन लगातार तय समय पर अपनी डेस्क पर मौजूद रहने और अपना डेली टारगेट पूरा करने में है। मोटिवेशन केवल एक भावना है, एक इमोशन है। और भावनाएं तो हमेशा बदलती रहती हैं। सही कहा। आज अच्छा महसूस हो रहा है, मौसम बहुत सुहावना है तो पढ़ाई कर ली, कल बारिश हो रही है या मूड ठीक नहीं है तो किताबें बंद कर दी। इस तरह की सोच से बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। सफलता उस बोरिंग रूटीन में है जिसे हर दिन बिना किसी उत्साह के भी दोहराना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद इस चर्चा को सुन रहे कई लोगों के मन में भी आ रहा होगा। बताइए। अगर कोई लगातार बिना मन के पढ़ता रहे, सिर्फ खुद को धकेल कर डेस्क पर बैठाए रखे, तो क्या इससे बर्नआउट का खतरा नहीं बढ़ जाता? मतलब क्या मानसिक रूप से इतनी थकान नहीं हो जाएगी कि आगे चलकर किताबों से ही चिढ़ हो जाए? अनुशासन और बर्नआउट के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और जरूरी सवाल है। देखिए, बर्नआउट और अनुशासन के बीच का अंतर समझना बहुत आवश्यक है।
बर्नआउट तब होता है जब शरीर और दिमाग को सच में आराम की जरूरत होती है। जब नींद पूरी नहीं होती। हाँ, या लगातार हफ्तों तक ब्रेक नहीं लिया जाता। उसे शारीरिक और मानसिक थकान कहते हैं, जिसका इलाज एक दिन का आराम या नींद है। लेकिन जो बात ये स्रोत कह रहा है वो उस मानसिक प्रतिरोध के बारे में है जो महज बोरियत या मूड ना होने से पैदा होता है। अच्छा, वो जो अंदर से एक आलस आता है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि असली खेल इसी अनुशासन यानी डिसिप्लिन का है। जब पढ़ने का मन बिल्कुल ना कर रहा हो, जब दिमाग कह रहा हो कि आज इंस्टाग्राम रील्स देख लेते हैं या दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं, जो कि बहुत टेम्पटिंग होता है। बहुत ज्यादा। लेकिन ठीक उसी पल अनुशासन के साथ किताबें खोलना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, यही वो एकमात्र कदम है जो एक एस्पिरेंट को लाखों दूसरे छात्रों की भीड़ से सीधा आगे निकाल देता है। क्योंकि बाकी लोग उस वक्त रील देख रहे होते हैं। एकदम सही। ये वो समय होता है जब प्रतिस्पर्धा में शामिल बाकी लोग अपनी मूड का बहाना बनाकर सो रहे होते हैं। बिना मोटिवेशन के भी अपने तय किए गए काम को करते रहने की ये क्षमता, ये बोरियत सहने की ताकत ही कल एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक है। मतलब शरीर की असली थकान को पहचानना है, लेकिन दिमाग की चालाकियों और बहानेबाजी के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। बिल्कुल। दिमाग बहुत चालाक होता है, उसे बहाने चाहिए। ये तो हुई अनुशासन और डेस्क पर रोज बैठने की बात। जब ये स्वीकार कर लिया जाए कि रोज अच्छा महसूस नहीं होने वाला है, तो आधी जंग तो वहीं जीती जा सकती है। आधी जंग वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई छात्र रोज डेस्क पर बैठ भी रहा है, 8 घंटे दे भी रहा है, पर उसके पढ़ने का तरीका ही गलत हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत में दिया गया दूसरा विचार सिर्फ पढ़ने पर नहीं बल्कि पढ़ने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। विचार ये है कि सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझना है कि किसी और को भी समझाया जा सके, जिसे द टीचिंग अप्रोच कहा जाता है। हाँ, द टीचिंग अप्रोच। अब चाहे वो भारत के संविधान का कोई जटिल अनुच्छेद हो, संसद द्वारा पारित कोई नया और पेचीदा कानून हो, या फिर गणित का कोई बहुत ही उलझा हुआ फॉर्मूला हो। अक्सर जब एग्जाम सिर पर होता है और समय कम होता है, तो सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि चीजों को बस किसी तरह रट लिया जाए। हाइलाइटर उठाया और पूरी किताब पीली कर दी। ये बहुत ही आम है। लेकिन ये स्रोत इस बात पर जोर दे रहा है कि रटने से काम नहीं चलेगा। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो जब दिमाग में ये विचार स्थापित हो जाता है कि इस विषय को सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि कल किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाना है, तो हमारे सीखने की पूरी प्रक्रिया ही जड़ से बदल जाती है। जड़ से बदल जाती है मतलब क्या होता है? शिक्षा के मनोविज्ञान में इसे अक्सर फीनमैन तकनीक के नाम से जाना जाता है, जिसे मशहूर भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फीनमैन ने लोकप्रिय बनाया था। उनका मानना था कि अगर किसी जटिल विषय को एक छोटे बच्चे को सरल भाषा में नहीं समझाया जा सकता, तो इसका मतलब है कि वो विषय खुद समझ में नहीं आया है। ये तो बहुत ही कड़ा पैमाना है ना? जब ये सोच हावी होती है तो दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल बदलाव होता है। ये न्यूरोलॉजिकल बदलाव सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? दिमाग के अंदर ऐसा क्या अलग होने लगता है? जब हम न्यूरोलॉजिकल बदलाव की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज या नए रास्ते बनते हैं। जब कोई सिर्फ परीक्षा पास करने या रटने के लिए पढ़ता है तो दिमाग केवल डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करता है, जैसे कंप्यूटर की रैम काम करती है। एकदम सही उदाहरण है। लेकिन जब उद्देश्य किसी और को समझाना होता है तो दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करके एक कहानी में बदल देता है। दिमाग स्वचालित रूप से क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने लगता है। वो नई जानकारियों को पुरानी जानकारियों के साथ जोड़ने लगता है। बिल्कुल। ये तरीका रटने की उस खतरनाक आदत को जड़ से खत्म कर देता है जो अक्सर एग्जाम हॉल के भारी दबाव में धोखा दे जाती है। रटी हुई चीजें तनाव में सबसे पहले भूलती हैं, लेकिन समझी हुई कहानी कभी नहीं भूलती। हाँ, एग्जाम हॉल के उस तनावपूर्ण माहौल में जहां टिक टिक करती घड़ी सामने होती है, वहां रटी हुई चीजें सबसे पहले दिमाग से गायब होती हैं। ये तो बहुत ही आम अनुभव है। हर एस्पिरेंट ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस टीचिंग अप्रोच को एक अकेला छात्र जो अपने छोटे से कमरे में बैठ के तैयारी कर रहा है, वो प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अपना सकता है? हर किसी के पास तो कोई जूनियर या छात्र नहीं होता जिसे वो पढ़ा सके। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। स्रोत के अनुसार इसके लिए किसी असली इंसान का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर किसे पढ़ाएं? जब भी तैयारी के दौरान कोई मुश्किल टॉपिक सामने आए तो उसे आधा अधूरा छोड़ने के बजाय उसे इस नजरिए से समझना चाहिए कि कल को इस पर कोई प्रेजेंटेशन देनी है। एक छात्र आईने के सामने खड़ा होकर या अपने कमरे की खाली दीवार को ही अपना छात्र मानकर
उस विषय को जोर जोर से समझा सकता है। मतलब खुद से बातें करना एक तरह से। हाँ, लेकिन एक टीचर की तरह। अगर उस टॉपिक पर बोलते समय वो कहीं अटकता है, शब्दों के लिए संघर्ष करता है या कोई कॉन्सेप्ट उलझने लगता है, तो वो अटकना ही एक अलार्म है। वो एक रेड फ्लैग है कि यहाँ कमी है। बिल्कुल। ये इस बात का संकेत है कि नॉलेज में कहीं कोई छेद है। अगर बिना अटके, बिना किसी झिझक के हर एक बिंदु स्पष्ट किया जा सके, हर अगर और मगर का जवाब दिया जा सके, तो इसका सीधा सा मतलब है कि नॉलेज बेस बेहद मजबूत हो चुका है। ये खुद का परीक्षण करने का एक बेहतरीन पैमाना है। ये स्वयं का मूल्यांकन करने का बहुत ही पारदर्शी तरीका है। अगर खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए तो ये तरीका साफ बता देता है कि तैयारी किस स्तर पर है। तैयारी करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। और एक बार जब ये आदत बन जाती है तो फिर पढ़ाई का मजा ही अलग होता है। और मुझे लगता है कि जब कोई भी टॉपिक इस गहराई से पढ़ा जाता है तो वो केवल प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए नहीं रहता, बल्कि वो व्यक्ति के ज्ञान का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। और यही वो आत्मविश्वास है जो इंटरव्यू राउंड में पैनल के सामने काम आता है, या फिर मेंस एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते समय झलकता है। जहां रटने वाले छात्र सिर्फ बुकिश भाषा लिखते हैं, वहीं समझने वाले छात्र अपने मौलिक विचार दे पाते हैं। बिल्कुल। रटने से सिर्फ तथ्य याद रहते हैं, लेकिन समझने से विश्लेषण करने की क्षमता आती है। और बड़े एग्जाम्स में हमेशा विश्लेषणात्मक क्षमता ही जांची जाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अब तक हमने दो बहुत मजबूत विचारों पर बात कर ली है, निरंतरता और टीचिंग अप्रोच। हाँ, हमने निरंतरता और बिना मोटिवेशन के काम करने की बात कर ली है। हमने सतही तौर पर रटने के बजाय गहराई से समझने और टीचिंग अप्रोच की बात कर ली है। अब आते हैं उस स्रोत के तीसरे और अंतिम विचार पर, जो मानसिक रूप से शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, ये विचार है कि हर मुश्किल सवाल और जटिल टॉपिक मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। ये बहुत गहरी बात है। अक्सर देखने में आता है कि जब कोई भारी भरकम और पेचीदा केस लॉ सामने आता है, या इतिहास का कोई ऐसा अध्याय आता है जो बहुत बोरिंग है, या फिर गणित का कोई ऐसा सवाल आता है जो एक पन्ने में भी हल नहीं हो रहा, तो उसे सीधा सिरदर्द मान लिया जाता है और लोग उसे छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत से छात्र ऐसे टॉपिक से दूर भागते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि इसे छोड़ देते हैं, बाकी आसान चीजों से ज्यादा नंबर लाके इसे कवर कर लेंगे। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या परीक्षा में चयन वाकई आसान चीजों को पढ़ने से होता है? ये सोचने वाली बात है। यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जिसे अक्सर एस्पिरेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं। आसान चीजें तो हर कोई पढ़ रहा है। जो सबको समझ आ रहा है वो कंपटीशन कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, उन पर उन लाखों उम्मीदवारों की पकड़ पहले से मौजूद है जो फॉर्म भरते हैं। इसलिए आसान सवाल कभी भी रैंक तय नहीं करते। वो सिर्फ ये तय करते हैं कि कौन रेस में बना हुआ है। सही कहा। मेरिट लिस्ट में नाम उसी का आता है जो उन मुश्किल टॉपिक्स पर अपनी मजबूत पकड़ बनाता है, जहां बाकी पूरी भीड़ हार मानकर पीछे हट जाती है। अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन के बीच की लड़ाई है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये बहुत ही आम बात है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ही खोजता है। ये तो मानव स्वभाव है। हाँ, हम सब ऐसे ही वायर्ड हैं। जब दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो वो थकने लगता है और आसान काम की तरफ भागना चाहता है। दिमाग का डिफॉल्ट मोड ऊर्जा बचाना होता है, लेकिन स्रोत हमें ये सिखा रहा है कि सफलता इस डिफॉल्ट सेटिंग को हैक करने में है। डिफॉल्ट सेटिंग को हैक करना, ये एक अच्छा तरीका है इसे देखने का। वो जटिल केस लॉ, वो उलझावा गणित का सवाल, या वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पेचीदा सिद्धांत, ये असल में सिलेबस का हिस्सा होने से कहीं ज्यादा एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। फिल्टरिंग मैकेनिज्म? हाँ, ये वो सीमा रेखाएं जो एक असफल और सफल उम्मीदवार को अलग करती हैं। जब किसी छात्र को लगता है कि ये टॉपिक बहुत कठिन है, तो उसे ये समझना चाहिए कि यही वो पल है जब उसके 90% प्रतिस्पर्धी किताब बंद कर रहे हैं। और अगर वो उसी पल पढ़ता रहे, अगर वो उस पल में टिका रहता है, तो वो सीधा उन 90% लोगों से आगे निकल जाता है, एक ही झटके में। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। मतलब जब भी कोई टॉपिक सिरदर्द लगने लगे, जब लगे कि इसे समझना दिमाग की नसों को खींच रहा है, तो उसे एक बाधा या ऑब्स्टिकल मानने के बजाय दूसरों से आगे निकलने का एक सुनहरा अवसर मानना चाहिए। बिल्कुल, एक अपॉर्चुनिटी। ये सोचना चाहिए कि यही वो खास टॉपिक है जो एग्जाम में मेरा सिलेक्शन तय करेगा। क्योंकि अगर ये मुझे मुश्किल लग रहा है, तो यकीनन ये हजारों और लोगों को भी उतना ही मुश्किल लग रहा होगा।
हर मुश्किल सवाल असल में एक सीढ़ी है, कोई दीवार नहीं। बहुत खूब कहा। ये उस चुनौती को गले लगाने के बारे में है। एक बेहतरीन एस्पिरेंट अपने दिमाग के इस सिग्नल को अनदेखा करना सीख जाता है जो उसे भागने के लिए कहता है। वो दर्द सहना सीख जाता है। वो समझता है कि दर्द और उलझन ही वो कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। जब मांसपेशियां दुखती हैं तभी वो मजबूत होती हैं। ठीक उसी तरह जब दिमाग किसी मुश्किल सवाल पर उलझता है तभी उसकी क्षमता बढ़ती है। ये जिम जाने जैसा ही है, बस दिमाग के लिए। एकदम सही तुलना है। हर बार जब कोई मुश्किल टॉपिक हल होता है तो वो एग्जाम में केवल 1 नंबर नहीं बढ़ाता, वो उस मनोवैज्ञानिक दृढ़ता को बढ़ाता है जो किसी भी अधिकारी या सफल व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी गुण है। दबाव झेलने की वो क्षमता उसी बंद कमरे में मुश्किल सवालों से जूझते हुए पैदा होती है। ये सचमुच बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को संक्षेप में समेटें तो हमने उन 3 मजबूत और बुनियादी स्तंभों का विश्लेषण किया है जिन पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल। पहला स्तंभ, बिना किसी मोटिवेशन का इंतजार किए, केवल और केवल अनुशासन के सहारे हर दिन अपनी डेस्क पर पढ़ाई के लिए बैठना और उस बोरियत को अपनी ताकत बनाना, जो कि सबसे जरूरी कदम है। दूसरा, सतही तौर पर रटकर खुद को धोखा देने के बजाय फेनमैन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान को इतनी गहराई से आत्मसात करना कि वो किसी दूसरे को आसानी से सिखाया जा सके। दीवार को पढ़ाना या खुद को पढ़ाना। हाँ, और तीसरा, मुश्किल और सिरदर्द लगने वाले टॉपिक से डरकर भागने के बजाय उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रास्ता और सिलेक्शन का सबसे बड़ा जरिया मानकर उन पर विजय प्राप्त करना। अगर गहराई से सोचा जाए तो ये तीनों विचार सिर्फ किसी एक परीक्षा की कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए, खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए एक अचूक मार्गदर्शिका है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विचार केवल परीक्षा की रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत बनाती है। बिल्कुल सही। लेकिन आज के इस विश्लेषण को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले इन सभी स्रोतों, मनोवैज्ञानिक तथ्यों और रणनीतियों के आधार पर एक अंतिम और बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर इस चर्चा को सुनने वाले हर व्यक्ति को बहुत शांति से विचार करने की आवश्यकता है। वो सवाल क्या है? अगर मेरिट लिस्ट वास्तव में उन्हीं मुश्किल सवालों से बनती है जिनसे बाकी सब भाग रहे हैं, अगर सफलता 15 घंटे की अचानक की गई मेहनत से नहीं बल्कि उस दिन डेस्क पर बैठने से मिलती है जो बिल्कुल मन ना हो, हाँ, तो क्या असल में ये जो कंपटीशन है ये लाखों छात्रों के बीच है ही नहीं? क्या असली जंग, असली लड़ाई बाहर की दुनिया से या उस परीक्षा हॉल में बैठे हजारों लोगों से नहीं है, बल्कि सिर्फ खुद के ही दिमाग के उस हिस्से से है जो हर बार एक आसान रास्ता खोजना चाहता है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है कि शायद हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद हमारे अपने आराम पसंद दिमाग से ही है। और जिस दिन वो लड़ाई जीत ली गई, और जिस दिन वो अंदरूनी लड़ाई जीत ली गई, उस दिन बाहर का कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि कल जब पढ़ने बैठे तो इन्हें आजमाकर जरूर देखें। ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक सत्र में। तब तक के लिए अपने मुश्किल सवालों से जूझते रहिए।